नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी के अंदर हमने एक क्लास टेस्ट लिया था जिसका पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। उस पेपर के अंदर हमारा टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, उस अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा हम वापस समझने की कोशिश करेंगे और उस पेपर को हम थोड़ा सा देखते हैं। पेपर के अंदर आपके पास एक छोटा सा टेस्ट था, ओनली 30 मिनट्स का टेस्ट था और अपने पास 5 क्वेश्चंस दिए थे। उसमें पहला प्रश्न था आपके पास में कि किसी व्यवसाय में लगी पूंजी का लेखांकन समीकरण क्या होगा। प्रश्न था आपका, व्यवसाय में लगी पूंजी का लेखांकन समीकरण क्या होगा। देखिए, वैसे आपके इस प्रश्न का आंसर था कैपिटल इक्वल्स टू असेस्ड माइनस लायबिलिटी। आंसर तो यही था, लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ये आंसर बना कैसे। ओवरऑल जो अपनी लेखांकन समीकरण ये कहती है, आपका समीकरण होता है असेस्ड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उस कॉन्सेप्ट को आज एक बार मैं फिर क्लियर करा लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास एक बैलेंस शीट होती है, हम एक बैलेंस शीट समझते हैं। बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, इस भाग को बोलते हैं लायबिलिटी साइड और इसको बोलते हैं आपके असेस्ड साइड। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की दो साइड हैं, लायबिलिटीज और असेस्ड, ये दोनों हमेशा इक्वल होगी। एक इसका कॉन्सेप्ट है, अपना एक कॉन्सेप्ट है कि बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल, कि हमारे बैलेंस शीट की दोनों साइड हमेशा बराबर होती है। इसका कारण यह है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके पास या आपके सबके पास दो हाथ होते हैं। जैसे मैं मेरी बात बता रहा हूं, मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, मैंने एक शर्ट पहनी है, तो जब दोनों हाथ की जो आस्तीन होगी लगभग दोनों की सेम लेंथ होती है। कारण यह है कि यदि मैं एक बड़ी एक छोटी करता हूं तो वो सेट नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है वो, कि वो आप पहनने लायक भी नहीं रहेगा। तो जो चीज़ें इक्वलिटी में आती है वो हमेशा समान रहती है। तो हमारे पास जो लायबिलिटी एंड असेस्ट है वो हमेशा इक्वल रहती है। और लायबिलिटी के दो भाग होते हैं, सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी डिवाइडेड इन टू पार्ट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी अलग होती है, इंटरनल अलग होती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य और इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक। लायबिलिटी का मीन्स मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में समझाया भी था कि ऐसा पेमेंट जो अभी लोगों को देना बाकी है, आपको इन फ्यूचर पब्लिक को देना है, वही हमारे लिए लायबिलिटी कहलाती है। और उस लायबिलिटी के अंदर हम ये लायबिलिटी की बात करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी के अंदर जो पैसा अभी आपने नहीं दिया है, जो देना बाकी है, उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होगी, एक तो होती है एक्सटर्नल, मतलब आपको बाहर पेमेंट करना है व्यवसाय से। इंटरनल यानी अंदर पेमेंट करना, अंदर आप अपना पेमेंट अपने प्रोप्राइटर को करते हो, अपने स्वामी को करते हो। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ, असेस्ट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, मतलब इधर की टोटल इसके बराबर रहती है। अब मान लीजिए आपको कैपिटल निकालना है, तो हमारी फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल इक्वल्स टू असेस्ट माइनस लायबिलिटी। सिर्फ हमने ट्रांसफर करके एड लेस किया है। तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा प्रश्न था हमारे पास में, लेखांकन समीकरण के आधार पर खाते कितने प्रकार के होते हैं। अपने पेपर का दूसरा प्रश्न था, लेखांकन समीकरण के आधार पर खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखांकन समीकरण के आधार पर खाते 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5। सबसे पहला कैपिटल, लायबिलिटीज, असेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। The types of account according to accounting equation is 5. First is capital,
लाइबिलिटीज, असेस्ड, इनकम एंड एक्सपेंसेस। आपके पास 5 प्रकार के खाते हैं। पहला आता है कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेस्ड, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये होता है आपके अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवर टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड अवर लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चंस। लास्ट प्रश्न था हमारे पास में, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। अपना लेखांकन समीकरण कहते किसे हैं वो लिखना था। तो हमारा तीसरा प्रश्न आता है, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, लेखांकन समीकरण किसे कहते हैं, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आती है, चिट्टे को समीकरण के रूप में लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है। चिट्टे को समीकरण के रूप में लिखना लेखांकन समीकरण कहलाता है। जो भी आपकी बैलेंस शीट है उसको एज ए इक्वेशन के तौर पर लिखना हमारे लिए एक प्रकार से अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। तो 3 हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे। अब हमारे पास 2 कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी आपको दिए थे जिनसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी थी। हम इस प्रश्न को समझते हैं, देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास वो प्रश्न है, हमने आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे, कल या परसों जब भी हमने उस प्रश्न को भेजा था। आप लोग चाहो तो वहां से उस प्रश्न को देख सकते हो। मैं एक बार आपको उस प्रश्न को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, आप तो देख लीजिएगा, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस नजर आ रहा है, आपके इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार इस पूरे प्रश्न को पढ़ के आपके सामने सुना देता हूं, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला ट्रांजैक्शन लिखा, नकद से व्यापार प्रारंभ किया, हरी से उधार माल खरीदा, नकद माल बेचा, कमीशन प्राप्त हुआ, घर खर्च के रोकड़ चुकाए, हरी को रोकड़ चुकाया, किराया चुकाया, कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। देखिए, ये हमारा प्रश्न था, इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। हम इस सवाल में अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कैसे बनेगी। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। आपके सामने आपने इस प्रश्न को देख लिया है। हमने ये पहले समझा था कि हम प्रश्नों को पढ़कर सबसे पहले हम अपना फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हमने एक बार आपको सेंड भी कर रखा है और फिर भी हम इसको सेंड कर लेंगे, देख लीजिएगा इसको। आप इसके लिए कुछ कॉलम क्रिएट करोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए कुछ कॉलम फिक्स होते हैं, जैसे सबसे पहले आपको बनाना है एसआर नंबर, फिर आप लिखोगे पर्टिकुलर। हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास आपको लिखना इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपना पूरा ट्रांजेक्शन इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हिंदी में लिख सकते हो। वो कोई इशू नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप हिंदी में लिख सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन का मीन्स मेन तो आपको आगे क्या काम करना है वो सही होना चाहिए। ट्रांजैक्शन आप पहले हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो कोई इशू नहीं होता है। बाकी तो आपको सब इंग्लिश में करना ही पड़ता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड कॉलम इज पर्टिकुलर। अब अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कॉलम बनाते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन इज असेस्ड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इन अवर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, अवर ट्रांजैक्शन इज बिजनेस स्टार्टेड फॉर कैश। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है रोकड़ से, तो ऐसे में आपका पहला कॉलम बनेगा कैश। बिजनेस स्टार्ट हुआ था कैश से, तो हमारा पहला कॉलम बन गया कैश। फिर अपना सेकेंड ट्रांजेक्शन था आपके पास में कि हरी से उधार माल खरीदा। हरी से उधार माल खरीदा। जैसे ही हम माल खरीदते हैं, हमने किसी व्यक्ति से माल खरीदा है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास में असेस्ट साइड में ओपन होगा माल। माल मींस स्टॉक। भाई आप माल खरीद रहे हो तो हमारे लिए माल के लिए कॉलम खोलना है आपको स्टॉक। नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन है, अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन अपन कॉलम खोलते हैं नकद माल बेचा। देखिए, नकद माल बेचने से आपका माल बेच रहे हो, इसका मतलब है आपको अलग से कॉलम नहीं खोलना, क्योंकि माल के लिए हमने स्टॉक पहले से खोल दिया है। नकद बेच रहे हैं तो उसके लिए कैश आता है। देखिए, माल यदि आप खरीद रहे हो और उधार खरीदा है, तब तो आपके लिए कॉलम होता है क्रेडिटर्स। माल आपने बेचा है, नकद बेचा है, तब तो कैश
उधार बेचा है तो आपको डेटर्स खोलना होता है। समझेगा आप लोग एक बार। अगला ट्रांजैक्शन है हमारे पास में, कमीशन प्राप्त हुआ, ये आपके लिए इनकम होती है और इनकम हमेशा कैश एंड कैपिटल में एडजस्ट होती है। घर खर्च के रोकड़ चुकाए, घर खर्च के लिए आप रोकड़ चुका रहे हो तो ऐसे में आपके लिए एक प्रकार से ये भी एक्सपेंसेज है, कैश और कैपिटल से एडजस्ट होगा। हरी को रोकड़ चुकाया, हरी आपके लिए क्रेडिटर्स था। किराया चुकाया, किराया आपके लिए एक्सपेंसेस था। कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। देखिए सबसे लास्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा कार्यालय फर्नीचर, आपने ऑफिस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया है एंड फर्नीचर इज अवर सस्ट। फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति होती है, हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। आपके असिस्ट साइड में केवल 3 ही कॉलम खुल रहे हैं। लायबिलिटीज में आप पहला कॉलम खोलोगे कैपिटल, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल खुलता ही है। अब अपना सेकंड ट्रांजैक्शन था क्रेडिटर्स, तो हमारे पास में ये कुछ कॉलम हमने ओपन कर लिए हैं। अब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा करते हैं। देखो पहला ट्रांजैक्शन, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अपना ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट आपको लिखा है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। हम यहाँ लिखते हैं नंबर फर्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट, आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है इसका, एक मिनट हो, आपके पास इसका अमाउंट है। अपना ट्रांजैक्शन था रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। हम एंट्री करते हैं या अकाउंटिंग विजन में लिखते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 1,00,000 रुपए आपका अमाउंट दिया हुआ है। हमारे पास इस अमाउंट को फिलअप करना है, कैश में 1,00,000 और कैपिटल में 1,00,000। जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जितना पैसा आप कैश पे लिखोगे उतना का उतना कैपिटल में भी आता है। नेक्स्ट है आपके हरी से उधार माल खरीदा। देखिए हम माल खरीद रहे हैं, हम यहां लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी। ठीक है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने हरी से माल खरीदा है, यहां नकद शब्द नहीं दिया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं आया है, इसका मतलब ये उधार है। और जब आपका उधार होता है तब हमारे लिए अलग से कॉलम खुलता है क्रेडिटर्स। आपने माल खरीदा है, पैसा नहीं दिया है, तो कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कैश में आपको डैश करना है, कोई लिखाना ही नहीं आपको। सेकंड ऑप्शन, आपने माल खरीदा है तो गुड्स स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा। जब हम माल खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ता है या घटता है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जब आपका माल खरीदते हैं तो स्टॉक बढ़ेगा और अमाउंट हो गया आपके पास 25,000। अब ये स्टॉक आपने क्रेडिटर्स से खरीदा है तो क्रेडिटर्स के अंदर बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन होने के बाद आपको नया समीकरण तैयार करना है। हम यहाँ पे एक इक्वेशन तैयार करते हैं जिसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन। हमने लिखा न्यू इक्वेशन। 1,00,000 सेम एज इट इज 1,00,000 आपको यहाँ लिखनी है। 25,000 25,000, यहाँ कोई नहीं, सेम 1,25,000। नेक्स्ट देखिए, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आता है, कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अवर थर्ड ट्रांजैक्शन इज नकद माल बेचा। हमने माल बेचा है, लिखेंगे हम गुड्स सोल्ड। नकद बेच रहे हो तो ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली लिख दिया आपने गुड्स सोल्ड। देखिए आप इस ट्रांजैक्शन में आपको लिखा है लागत 8,000 है, लागत 8,000 और विक्रय किया है आपने इसको 10,000 में। लागत 8,000 की थी, बेचा है 10,000 में। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट आता है लागत। आप लागत किसे कहोगे, लागत क्या होती है, तो लागत का मीन्स हम यहाँ पे समझते हैं कि जो गुड्स आपने बनाया था, आपने बेचा है, जो माल आपने बेचा है वो आपने खरीदा भी तो होगा। मैं कहता हूं कि मैंने ये पेन बेचा 5 रुपए में, जब मैं ये पेन 5 रुपए में बेच रहा हूं तो मैंने भी कहीं से खरीदी होगी। भाई ये मेरे घर पे तो डायरेक्ट तो उत्पन्न हुई नहीं, और उत्पन्न कर भी लेते हो तो उसमें खर्चा लगता है।
कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको बनाने या खरीदने में पैसा नहीं लगता। कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संपत्ति या कोई भी वस्तु ले लो जिसको बनाने या खरीदने में खर्च नहीं लगता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जो वस्तु बेची है उसके लिए आपने भी खर्च किया होगा। तो हमारे इस ट्रांजैक्शन का मीन ये है कि 8,000 का माल 10,000 में बेचा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप माल बेच रहे हो तो यहां से माल जाएगा आएगा, माल बढ़ेगा या घटेगा? इसका आंसर आपसे मैं चाहूंगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, जब तक आप मुझे आंसर नहीं दोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको इतना ही लिखना है कि माल बेचने से माल बढ़ेगा या घटेगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज गिव मी। कि जब आप अपना माल बेचोगे तब आपका गुड्स इंक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बढ़ेगा या घटेगा? लिखना है बेटा आपको अपने अंदर। आपका माल डिक्रीज, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए, जब हम अपना माल बेचते हैं तो माल यहाँ से जाता है। खुशबू जी ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपके आंसर को कि आपका माल यहाँ से घटेगा। अब 8,000 का माल 10,000 में बेचा है तो अपने यहाँ से माल कितना गया? 8,000 का। 8,000 का गया मतलब आपको यहाँ से 8,000 लेस करने हैं। लेस करने के लिए हम यहाँ पे एक ब्रैकेट यूज करते हैं, आपको 8,000 लेस करना है ब्रैकेट बना के, ठीक है। अब आपने 8,000 का माल 10,000 में बेचा है, मतलब आपको पैसा कितना मिलेगा? 10,000। भाई मैं कहता हूं कि मैंने 5 रुपए का पेन 8 रुपए में बेचा है, तो मेरा पेन तो 5 रुपए का गया था, लेकिन पैसा आएगा कितना? 10,000 रुपए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपका माल 8,000 का था, आपने बेचा 10,000 में है, तो हम कैश कितनी रिसीव करेंगे? 10,000। मुझे एक बात बताओ, जब आप माल बेचते हो तो उससे कैश आती है या जाती है? कैश बढ़ेगी या घटेगी? बेटा देखिए, रिवीजन है एक प्रकार से आपका, या आपकी सॉल्यूशन है टेस्ट पेपर का। आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम जब आप समझ पाओगे, जब आप इसमें इन्वॉल्व होकर हमारा आंसर दोगे। आप जब तक हमें हमारे साथ में अपना इन्वॉल्वेशन नहीं दोगे, हमें भी नहीं सेटिस्फिकेशन मिलता, साथ में आप भी समझ में आने के कम चांसेस रहते हैं। प्लीज गिव मी रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चंस। व्हेन वी हैव रिसीव्ड द कैश, देन कैश इज इंक्रीज एंड डिक्रीज। जब हम कैश रिसीव करते हैं तो कैश क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? जस्ट आपको दो ही आंसर बताने हैं कि या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। कॉमन सेंस है, छोटे बच्चे के सामने भी कह देते हैं कि यदि आपका पैसा आ रहा है तो आपकी कैश बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा आपने, इंक्रीज होगा। अब आपको कैश में 10,000 बढ़ाने हैं, तो आपने 10,000 कैश में बढ़ा दिए। एक प्रश्न और पूछता हूं मैं आपसे। 8,000 का माल था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग। ऐसे ही आप मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ताकि आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। अब आप देखिएगा कि 8,000 का माल था, 10,000 में बेच दिया, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, फायदा हो गया, हानि हो गई? भाई 8,000 का माल था, आपने 10,000 में बेच दिया है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? 8,000 का माल 10,000 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, वेरी नाइस। और कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 का। यदि किसी प्रकार की हानि होती है, लाभ होता है, तो वो आप कैपिटल के साथ एडजस्ट करोगे। यदि आपको प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करना है, लॉस होता है कैपिटल से लेस करना है। इन दिस ट्रांजेक्शन वी हैव प्रॉफिट ऑफ 2,000, सो ऐड इन कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट? आपके पास 8,000 का माल था, आपने 10,000 में बेचा है, 2,000 प्रॉफिट हो गया, और 2,000 को आपने कैपिटल में ऐड कर लिया। ये अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। अब हम नया समीकरण फिर से तैयार करेंगे। Our new equation is न्यू इक्वेशन 1,10,000, 25 में से 8 गए, पीछे बचे 17,000, 1,02,000 और 25,000। फिर अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। आपका ट्रांजैक्शन है कमीशन प्राप्त हुआ। आप लिखोगे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन प्राप्त हुआ है। देखिए, कोई भी इनकम रिसीव होती है, आपको कैश और कैपिटल में ऐड करनी है। कैश में ऐड करना है, कैपिटल में ऐड करना है। कैश में ऐड इसलिए हुआ क्योंकि पैसे आ रहे हैं, कैपिटल में इसलिए हुआ क्योंकि वो इनकम है, ठीक है। सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस कैपिटल से एडजस्ट होती है। आपका कमीशन प्राप्त हुआ था 5,000, तो आप कैश में ऐड करोगे 5,000, बाकी कहीं कुछ नहीं लिखना, कैपिटल में ऐड करना है 5,000। सीधा नया समीकरण तैयार करोगे।
न्यू इक्वेशन इज 1,15,000, 17,000, 1,07,000 और 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, घर खर्च के लिए रोकड़ निकाली, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आपने घर खर्च के लिए रोकड़ निकाला है। देखिए सिंपल सी बात है, रोकड़ निकाला है, निकाला मतलब यहां से पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब आपको कैश में से लेस करना है। हमने कैश में से लेस करेंगे, आपके पास अमाउंट है 10,000 रुपये, आप कैश में से लेस करोगे, और घर खर्च है, खर्चा है, तो आपको कैपिटल में से भी लेस करना है। कोई भी खर्च हो आपको कैश और कैपिटल में से लेस करना होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम अगला सवाल आगे ट्राई करते हैं। पहले इस बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको देखिए। अपना नया समीकरण बन गया। जब हमने यहाँ से आगे वाला ट्रांजेक्शन सॉल्व किया तो अपना न्यू इक्वेशन आया था 1,05,000, 17,000, 97 एंड 25,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज हरि को रोकड़ चुकाए। हम यहाँ लिखेंगे हरि को रोकड़ चुकाया, कैश पेड टू हरि, हरि को रोकड़ चुकाया। अब आप चुका रहे हो, यहां से कैश जा रही है, आपने हरि को रोकड़ चुकाया है 25,000, तो यहां से आप लेस करोगे 25,000। हरि आपका क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स में से भी 25,000 लेस करना है। क्रेडिटर्स आपका था तो क्रेडिटर्स में से भी 25 लेस करना है। अब आपका नया समीकरण बनेगा न्यू इक्वेशन। आप लिखोगे न्यू इक्वेशन, 1,05,000 में से 25,000 गया, 80,000, 17,000, 97,000 और 0, 25 में से 25 गया, 0 हो गया। अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में किराया चुकाया, रेंट पेड। अब किराया कितना चुकाया है, 2,000 रुपये। आपको पता है कैश और कैपिटल दोनों में से लेस करना होता है, ठीक है, तो हमने कैश एंड कैपिटल में से लेस कर दिया। अपना नया समीकरण आएगा न्यू इक्वेशन 78,000, 17,000, 95,000। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। हम लिखते हैं फर्नीचर परचेज्ड। अब कितना फर्नीचर खरीदा है, 5,000 का, तो आप कैश में से लेस करोगे और फर्नीचर में ऐड करोगे, क्योंकि जब हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो अपने यहाँ से तो कैश जा रही है और फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर हमारे लिए असिस्ट होती है, तो हमने फर्नीचर का कॉलम बनाया था। फर्नीचर में 5,000 ऐड कर लो और कैश में से लेस कर लो, आपका अमाउंट आगे न्यू इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन। ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, तो यहाँ आप एक लिखोगे फाइनल इक्वेशन, अंतिम समीकरण। जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन हो वहां आपको ये लिखना होता है फाइनल ट्रांजेक्शन, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। हम ये फाइनल इक्वेशन लिख के इस क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। फाइनल इक्वेशन अमाउंट हो गया 73,000, 17,000, 5,000, 95,000। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम अगला वाला प्रश्न ट्राई करते हैं। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है। प्रश्न एक बार हम पढ़कर समझा देते हैं आपको। प्रश्न में लिखा नकद से व्यापार प्रारंभ किया, उधार माल क्रय किया, नकद माल क्रय किया, उधार माल बेचा, देनदारों से प्राप्त नकद। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा समझते हैं, इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न हमने आपको भेजा था, आपके पास भी सवाल होगा, आप इस प्रश्न को देखिएगा किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड पे समझना है, इसके हम कुछ कॉलम तैयार करेंगे और इस प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहले इस सवाल में पहला ट्रांजैक्शन आता है, नकद से व्यापार प्रारंभ किया, तो आपको उसी तरह से एक कॉलम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, एसआर नंबर, पर्टिकुलर, पहला आ गया कैश। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन है आपका माल क्रय किया, तो माल आ गया मतलब आपको स्टॉक बनाना है। फिर आपको लिखा है उधार माल बेचा। उधार जैसे हम बेचते हैं तो हमारे पास एक डेटर्स क्रिएट होता है।
नेक्स्ट आएगा आपके पास में देनदारों से प्राप्त किए नकद माल बेचा, निजी हेतु मजदूरी चुकाई, पूंजी पर ब्याज, फर्नीचर खरीदा। तो आपको फर्नीचर का कॉलम बनाना पड़ेगा, फर्नीचर। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद अब आपको कैपिटल और लायबिलिटी साइड बनानी है, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। देखिए जनरली सवालों में ये कॉलम लगभग फिक्स होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। अब हम अपना पहला ट्रांजैक्शन करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, आपने नकद से बिजनेस स्टार्ट किया है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 1,40,000 रुपये, आपने कैश में लिखा 1,40,000, बाकी आपका कहीं नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा 1,40,000। नेक्स्ट आगे लिखा आपने उधार माल क्रय किया 28,000 रुपये का, हम लिखते हैं गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कैश, सॉरी क्रेडिट। उधार माल खरीदा है तो क्रेडिट परचेज किया है, माल खरीद रहे हैं तो कैश सॉरी स्टॉक में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा, क्योंकि उधार खरीदा है इसलिए कैश में तो आया नहीं, क्रेडिटर्स में आपके 28,000 ऐड हो गया। नेक्स्ट आप दो समीकरण के बाद नया समीकरण तैयार करोगे, नया समीकरण लिखोगे, अपने पास में आता है न्यू इक्वेशन 1,40,000, 28,000, 1,40,000 एंड 28,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास में नकद माल खरीदा, पहले उधार खरीदा था अब नकद खरीदा है, लिखोगे आप गुड्स परचेज्ड और अमाउंट है आपके पास में 20,000 रुपए। देखिए जैसे ही आप नकद खरीदते हो तो आपका कैश कम हो जाता है, जैसे नकद खरीदोगे कैश में से लेस स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि खरीदा है इसका मतलब आपका माल तो आ रहा है, माल आ रहा है मतलब माल बढ़ जाएगा, लेकिन कैश जाएगी, जब कैश जा रही है तो कैश में से लेस स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। आपने स्टॉक में ऐड कर लिया, कैश में ऐड कर लेस कर दिया, नया समीकरण तैयार करेंगे। Our new equation is 1,20,000, 48,000, 1,40,000 and 28,000। नेक्स्ट अवर ट्रांजैक्शन उधार माल बेचा, लागत 24,000 रुपए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने उधार माल बेचा है, लागत जिसकी 24,000 है, माल बेच रहे हो तो यहां से माल जाएगा, 24,000 रुपए का माल गया है तो स्टॉक में से आपने लेस कर दिया 24,000। अब उधार बेचा है तो 30,000 रुपए, 24,000 का माल 30,000 में बेचा है, उधार बेचा है इसलिए आपको डेटर्स पे लिखना है। ये माल उधार बेच रहे हो इसलिए डेटर्स पे लिखोगे 30,000। अब आप देख पा रहे हो 24,000 की कॉस्ट का गुड्स था, 30,000 में सोल्ड हुआ है, मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 रुपए आप अपनी कैपिटल में ऐड कर लोगे। नया समीकरण बनाओगे आप यहाँ पे, न्यू इक्वेशन 1,20,000, 24,000, 30,000, 1,46,000 एंड 28,000। नेक्स्ट एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए अगला ट्रांजैक्शन है आपके पास में देनदारों से प्राप्त किए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जैसे आप देनदारों से प्राप्त करते हो, कैश आती है और डेटर्स पैसे दे रहे हैं, तो आपको कैश में ऐड करना है 30,000, कैपिटल में डेटर्स में से लेस करना है, क्योंकि डेटर्स से अब आपने रिसीव कर दिया तो डेटर्स से पैसा दे दिया, आपको डेटर्स में से लेस करना है, कैश में ऐड करना है। फिर आप नया समीकरण बनाओगे, जो इक्वेशन। इससे आगे वाले कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है, क्योंकि वैसे जनरली सिंपल ही है और मैं ओरली बता देता हूं। आगे लिखा नकद माल बेचा, लागत 6,000,
बेचा 8,000 में है, नकद बेचा है, स्टॉक में से 6,000 लेस करोगे और कैपिटल में 2,000 ऐड करना है, कैश में 8,000 ऐड करना है, स्टॉक में से 6,000 लेस करना है। कारण यह है कि माल जा रहा है। सेकंड ऑप्शन कि मैं अब आपको ये आधा सवाल मैंने करा दिया, आधा मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे। जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। मैं आगे वाले समझा रहा हूं करना कैसे है। कैश में से आपको ऐड करना है 8,000, स्टॉक में से 6,000 लेस करना है और कैपिटल में 2,000 ऐड करना है। 2,000 आपका प्रॉफिट है इसलिए। नेक्स्ट आपका निजी व्यय हेतु निकाले, कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस, दोनों में से लेस करना है। मजदूरी चुकाई, कैश में से लेस, कैपिटल में से लेस। पूंजी पर ब्याज यहाँ नहीं करते कुछ भी। कारण ये होता है कि दोनों ये कैपिटल से ही एडजस्ट होता है, कैपिटल में ऐड भी होता है, कैपिटल में से लेस भी होता है। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में पूंजी पर ब्याज पर कुछ भी काम नहीं करना है। फर्नीचर खरीदा, कैश में से लेस, फर्नीचर में ऐड। और लास्ट क्रेडिटर्स को पे किया है, कैश में से लेस, क्रेडिटर्स में से लेस। तो ये कुछ 4 ट्रांजेक्शन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। आप अभी बैठ के इस सवाल को सॉल्व करोगे। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछोगे, वापस मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में डालना। जब तक आप ये काम नहीं करोगे